आज की वीडियो में मैं आपको R6 के बारे में हर वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए वाइल परचेजिंग R6। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको R6 के बारे में हर वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए वाइल परचेजिंग R6। ठीक है, बाइक मेरी काफ़ी गंदी हुई है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने निकाली है, तो इस गंदगी को इग्नोर कीजिएगा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, R6 के बारे में हर वो पॉइंट आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, और होपफुली आपके लिए परचेज़ डिसीजन जो है वो आसान हो जाएगा कि R6 को लेना है कि नहीं लेना। तो सबसे पहला पॉइंट है जी इसकी लुक्स। इस बाइक की लुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तानी मार्केट में और इंटरनेशनली भी ये बाइक जो है वन ऑफ द ब्यूटीफुल बाइक इन द वर्ल्ड। ठीक है, 600 सीसी में ये बाइक सबसे प्यारा है। ठीक है, इसमें तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि भाई इससे कोई प्यारी बाइक हो। इस बाइक से गुड लुकिंग बाइक मुश्किल ही आपको मिलेगा 600 सीसी में। R6 की बेसिकली 4 जनरेशन हैं। ये वाली जो है ये 3rd जनरेशन है। इससे पहले वाली जो 2 जनरेशन्स थी वो मेरे ख्याल से 2005 तक थी। अब वो बाइक्स बड़ी कम नज़र आती हैं, अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। अब 2005 से लेके 2017 तक आई गेस ये वाली शेप चली है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी फेवरेट शेप रह चुकी है R6 की। तो जी पहला पॉइंट तो इसका हो गया लुक्स का। अब गोप्रो में क्योंकि मैंने सुपर व्यू ऑन किया हुआ है तो ये सही नज़र नहीं आ रही होगी। मैं इसकी 1-2 पिक्चर्स ले लेता हूँ ताकि आप लोग पिक्चर्स में बेहतर आइडिया लगा सकें। तो जी ये इसकी मैं आपको 360 व्यू दे रहा हूँ, साथ साथ वो भी देखिए कि बाइक कैसी लग रही है देखने में। तो लुक्स में 10/10 है R6। ठीक है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपेटिटर नहीं है लुक्स में। ये आप देखें इसकी नोज़, ये 2011 मॉडल है। तो इससे आगे के जो मॉडल हैं उनमें ये लाइट होती है। ये फ़िलहाल तो मेरी मॉडल में नहीं है, लेकिन ये लाइट भी जलती है तो और ख़ूबसूरत लुक आता है इसका। बाकी ये इसका मीटर चेक करें और बाकी चीज़ें होपफुली अच्छी नज़र आ रही होंगी वीडियो में। इसकी जो टेल है, शार्प टेल, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। खैर, लुक्स में जो है R6 का कोई कंपेटिटर नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसकी रीसेल का। पाकिस्तानी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक R6 है। अब लोग क्यों ख़रीदते हैं, इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, उस पर हम एंड पे जाएंगे। फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा रीसेल जिस बाइक का है पाकिस्तान में वो है R6। ठीक है, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में। फ़िलहाल पॉइंट आप ये नोट कर लें। उसके अलावा जब इस बाइक को हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक लाइट जलती है।
अब मुझे ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगती है क्योंकि एक लाइट जल रही है, एक बंद है। इन्होंने इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ बेसिकली। तो जब भी हम गुज़रते हैं सड़क से तो अक्सर लोग, पाकिस्तानियों को आपको पता है शौक़ है किसी का स्टैंड डाउन हो उसको स्टैंड को ऊपर करवाने का, और किसी का दुपट्टा टायर में फंस रहा हो तो उसको बताने का। तो लोग बताते हैं कि भाई एक लाइट जल रही है आपकी, तो मैं इसकी दोनों लाइट जला के बाइक चलाता हूँ। इससे ऐसे सिमेट्रिकल भी लगता है, और जो लोग कहते हैं जी एक लाइट बंद है, एक लाइट ख़राब होगी, वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। बाकी ये इसका मीटर चेक करें। इस बाइक का जो सही मज़ा आता है ना, वो आता है 8000 RPM से ऊपर। यहाँ पे अगर आप इसको 0 से लेके 8000 तक कहीं पे चलाते हैं तो ये आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप 250 या 350 बाइक चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही 8000 से ऊपर जाएगी ये बाइक, इसका बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट होता है, और तभी मज़ा आता है इस बाइक का। उसके अलावा जी इसमें टायर जो लगे हुए हैं, ये मैं पहले आपको थोड़ी साउंड सुना दूं। अच्छा, जब बाइक को बंद कर देते हैं ताकि शोर कम हो जाए। उसके अलावा इस बाइक में जो टायर लगे हुए हैं वो हैं 180, 55 और 17 इंचज़ के, ठीक है। इसमें अगर आप 200 का टायर लगा लें तो बाइक और ख़ूबसूरत लगता है, लेकिन 200 रिकमेंडेड नहीं है, इसके लिए रिकमेंडेड 180 ही है। उससे ये होता है कि बाइक की जो आपको कहते हैं परफॉर्मेंस वो मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह आगे भी 17 इंच का टायर लगा हुआ है, ठीक है। और इस बाइक में जो साउंड अगर आपने लेना है अच्छा, तो SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाएं या M4 का लगाएं, ये इस बाइक के लिए बेस्ट है। स्लिप ऑन जो होता है SC प्रोजेक्ट का, ये इसमें यही लगा हुआ है, तो इससे इस बाइक की साउंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो इसकी सीट की हाइट है ये बाकी बाइक से ऊंची है, क्योंकि जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ मेरी टांगें ऐसे टेढ़ी लगती हैं, पूरा पाँव नहीं आता, दोनों पाँव पूरे नहीं आते मेरे। तो सीटिंग जो सीट की जो हाइट है बाकी बाइक से इसकी ऊंची है। तो मेरी हाइट है 5'8" और मेरे पूरे पाँव नहीं लगते, तो ये चीज़ भी आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके अलावा जी इसके जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ही मुश्किल है, मतलब कि अगर आप इस पर बैठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेंड होना पड़ता है, जिससे आपकी जो ये चीज़ है कलाइयाँ, आपकी जो ट्रैप्स मसल हैं वो, और आपकी जो कमर है उस पर बहुत लोड आता है, बहुत स्ट्रेस आता है, और उससे दर्द होती है आपकी कमर में और इन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आपने बाइक ले लिया R6 और आप इसको चला रहे हैं, 1-2 हफ़्ते बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। अब मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता, पेन शेन शुरू में मुझे 2-3 हफ़्ते फ़ील हुआ था, खलियाँ वगैरह पड़ी थी, लेकिन उसके बाद इसमें कोई मुझे ऐसा इशू नहीं आया। बाकी इस बाइक को आप ज़्यादा देर नहीं चला सकते, उसकी रीज़न वही है कि सिटिंग पोस्चर आप मैक्सिमम इसको 2 या 1.5 घंटा चला लेंगे। 2 घंटे चलाएंगे तो आप थक जाएंगे और आपकी बस हो जाएगी। ये बेसिकली एक ट्रैक बाइक है, यामाहा ने इसको ट्रैक्स के लिए प्रिपेयर किया था, और इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को इसमें वो फोकस नहीं किया कि जी कंफर्ट लेवल कितना हो, ये हो। उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस को इसके ऊपर वो किया था, फोकस किया था। उसके अलावा जी अगर इसके नंबर्स पे चले जाएं, इसकी पावर कितनी है, इसका वेट कितना है, वो आप नेट से देख लीजिएगा। वो आपको बल्कि देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि ये बाइक एक बीस्ट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको नंबर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बाइक है, दैट्स इट। बाकी अब चलते हैं एक छोटी सी राइड पे, और जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आते हैं वो मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। सो लेट्स गो ऑन अ राइड।
बाकी आज रश है तो मैं ज़रा भगाऊंगा नहीं बाइक। और ये जो बाइक है अक्सर दूसरे गियर में जो है ये पावर व्हीली भी करती है। पावर व्हीली इज़ बेसिकली आप जान के नहीं करते, आप थ्रोटल देते हैं फुल, तो बाइक की पावर की वजह से अगला व्हील खुद ही ऊपर हो जाता है। उस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है। बाकी एक चीज़ जो आप इस वीडियो में आपको पता नहीं लग रहा होगा वो इसके हैं जी फ्लेम्स। इस बाइक के बड़े बड़े फ्लेम्स निकलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है इंटायरली आपके एग्जॉस्ट सिस्टम पे। तो मेरी बाइक्स के जो फ्लेम्स हैं वो बहुत निकलते हैं, और जैसे ही कोई फ्लेम निकलता है तो एक बेस भी निकलती है ऐसे पटाखे की। उस बेस का बहुत मज़ा आता है। आराम से चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गई जी मेन पॉइंट्स इसके। बाकी जो नेगेटिव पॉइंट है इसमें, वो एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको झुक के बैठना पड़ता है काफ़ी, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है हीटिंग का, ठीक है। हीटिंग इश्यूज़ इसमें हैं। अब वो इशू नहीं है बेसिकली, वो इसको बाइक को बनाया इसलिए गया है क्योंकि ट्रैक पे आपको पता है बाइक हमेशा तेज़ चलता है। अब अगर हम इस बाइक को इन रोड्स पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो हीट अप होगा। तो हीटिंग इशू इसमें भी है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है बाइक में कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाइक में फॉल्ट है तो इट मीन्स यू आर नॉट राइडिंग द बाइक प्रॉपरली, ठीक है। बाइक को ध्यान से चलाएं, जिस तरह बाइक चलानी चाहिए उस तरह चलाएं, तो कोई भी मसला नहीं आएगा बाइक में। हीटिंग का मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी रोड्स पे चला रहे हैं ये बाइक और इशारों पे रुक रहे हैं, कभी 50 पे 40-30 स्पीड पे जा रहे हैं आप, तो आपको इसकी जो हीट है वो फील होती है आपकी थाइस पे। यहाँ से इसका हीट निकलता है, ये जो गैप नज़र आ रहा होगा शायद आपको, ये यहाँ से गैप से हीट आती है और ये सीधी डायरेक्ट थाइस पे पड़ती है। इसी तरह इधर गैप से भी आती है। तो वो हीट जो है वो अनबियरेबल होती है। गर्मियों में आप इस बाइक को नहीं चला सकते। जून जुलाई में ख़ास करके आप इस बाइक को बिल्कुल नहीं चला सकते, बाइक बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। उसके अलावा सर्दियों में इस बाइक से अच्छा बाइक कोई है ही नहीं, क्योंकि हीट इससे जब थाइस में पड़ती है तो और मज़ा आता है उस हीट का। इसके अलावा जो है इसका जो टॉप स्पीड है वो मेरे ख्याल से 2 चलो जी बस। अच्छा, इसकी जो टॉप स्पीड है वो मेरे ख्याल से 260 पे तो मैं गया हुआ हूँ, बाकी आई थिंक 280 तक होगी। अगेन उसकी टॉप स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं है इन सड़कों पे, क्या करेंगे आप 280 पे चला के। इन सड़कों पे भाई 150-200 बहुत है। इसको लेना चाहिए कि नहीं ठीक है। अब एंड पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इसको परचेज़ करना वर्थ इट है कि नहीं। उसको मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इस बाइक को परचेज़ करना है तो कर लें, उसका कोई आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने में आप ये बाइक लेंगे उतने में ही ये बाइक आपका निकल जाएगा। बाकी इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास जिक्सर 600 है। वो बेहतर इसलिए है क्योंकि कंफर्टेबल है, डीजल भी बेहतर है उसकी, अच्छी है, और ठंडा बाइक है। मतलब आप गर्मियों में भी चला सकते हैं और लंबा उसको चला सकते हैं, 3-4 घंटे चला सकते हैं उस बाइक को। और लुक्स में वो
कम है थोड़ा इससे, और रीसेल में भी थोड़ा कम है, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़बरदस्त बाइक है। उसके अलावा कावासाकी 636 जो है बाइक, वो भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये कौन गया भाई, ज़रा मिले इनसे। निंजा 10R निंजा 10R बहुत ज़बरदस्त बाइक है, अभी 1000 सीसी में। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको एंड में, शशके हैं भाई, शशके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि R6 लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरी तरफ से R6 नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसकी पहली रीज़न है कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी रीज़न यह है कि आप गर्मियों में नहीं चला सकते, हीटिंग इशू है। तीसरी रीज़न ये है कि बस ये दो ही रीज़न हैं, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी शौक़ है R6 लेने का, तो इसमें कोई मसला नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको रीसेल अच्छी है, आप चलाएं, मज़ा पूरा करें, बेच दें इसको। ऐसा नहीं होगा कि आपका बाइक फंस जाएगा, कोई मसला आ जाएगा, बिकेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं चक्कर। आप इसको लें, इसको एंजॉय करें, इसके लुक्स को जो है वो कैश करवाएं और पार्टी करें और इसको बेच दें, ठीक है। चलें जी, आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। 3 बाइक्स हैं हमारे पास, R6, जिक्सर एंड कावासाकी, ठीक है जी। पहला पॉइंट है लुक्स का, R6 टॉप पे है, देन आपके पास कावासाकी आता है, देन आपके पास जिक्सर आता है। कंफर्ट लेवल अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है जिक्सर, देन कावासाकी, देन R6, ठीक है। रीसेल सबसे ज़्यादा देखें तो R6 की है, देन जिक्सर की है, देन 636 की है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जो आप अपने खुद सोचना है कि आपके लिए कौन सा पॉइंट मैटर करता है। अगर आप लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो चुप करके जिक्सर ले लें। अगर आपको जिक्सर की लुक्स पसंद है, पिक्चर्स खोलें जिक्सर की और R6 की। अगर आपको जिक्सर देखने में अच्छा लग रहा है तो इसके अलावा आपने कुछ सोचना ही नहीं है, आपने चुप करके जिक्सर ले लेना है। और अगर आपको R6 बेहतर लग रहा है तो चुप करके R6 ले लेना है, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर आप दोनों में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लुक्स में भी और रीसेल में भी, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है 636, ठीक है। अब ये मैंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये तीनों पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस जो है तीनों बाइकों की बहुत ही आउट क्लास है। कावासाकी 636 थोड़ा सा तेज़ है क्योंकि उसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो 36 सीसी ज़्यादा है। पागल इंसान। आफरीन है भाई पाकिस्तानी अवाम की, वन वे आ रहा है इतनी बड़ी सड़क पे, तो यहाँ पे भाई भगानी नहीं चाहिए बाइक, आहिस्ता ही चलानी चाहिए। अजीब लोग हैं यहाँ के, राइडिंग सेंस बिल्कुल है ही नहीं इनको। फिर एक्सीडेंट होते हैं तो फिर उनको पता लगता है। खैर ये एक वीडियो थी, आई होप कि मैं कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया होगा। आप ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि R6 आपने लेना है कि नहीं। और
बाकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सारी बाइक्स अच्छी हैं। इनको आप खींचें, इनको मारें आप, इनको मतलब फुल रेस दें, ये बाइक्स बने ही नहीं इन्हीं कामों के लिए। तो ड्यूरेबल हर बाइक है, हर एक बाइक की जो रीसेल है वो अभी आपको मैंने बता दी है। बाकी मेंटेनेंस भी सेम ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कोई इतनी वो नहीं है कि ना हो, सबकी बराबर ही है। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आई होगी तो मुझे बताएं क्या चीज़ पसंद नहीं आई वीडियो में, ताकि मैं आगे से उसका ख्याल करूं। और बाकी फ़ीडबैक दें ज़रूर। अभी काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था, बल्कि अभी भी बिज़ी हूँ। मैंने कहा चलो एक वीडियो अपलोड कर दी जाए क्योंकि काफ़ी गैप आ गया था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाकी राइड सेफ एंड एन्जॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।